मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, क्या इन चीजों में भी जेंडर बसा हुआ है? हमने एक कार्यशाला किया था जहां एक औरत आई थी एक गांव से और उसने पहली बार मोबाइल फोन चलाने की ट्रेनिंग ली थी। उसने उसकी एक तस्वीर ली थी जिसमें वो मतलब वो साड़ी पहनी थी लेकिन पल्लू सर के ऊपर नहीं था। जब वो घर गई और अपने पति को वो फोटो दिखाया तो वो पति ने उसको एक झापड़ मारा और उसका फोन फेंक दिया और उसका फोन बिल्कुल टूट गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके पति ने ये माना कि ये फोन उस औरत को बहुत ज्यादा फ्रीडम, बहुत ज्यादा आजादी या बहुत ज्यादा मोबिलिटी दे दिया कि वो औरत ने खुद डिसाइड किया किस तरीके से वो अपने आप को फोटो में दिखाएगी। औरत के हाथ में फोन आ जाने से समाज को डर क्यों लगता है? और फिर जब वही औरत ऑनलाइन जाती है, अपनी मर्जी की फोटो डालती है और शायद उससे ज्यादा डेंजरस अपने मन की बात कहती है, तो क्या होता है? क्या आप भी मेरी तरह अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आई हुई धमकी, गंदे फोटोज और स्टॉकिंग के अनुभव पर जस्ट डिलीट मार देते हैं या फिर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं? जो आपके साथ ऑनलाइन हो रहा है वो अगर आप फिजिकली ट्रांसलेट करें तो क्या वो फिर क्राइम माना जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे इन पर्सन आके आपसे बात करता है या आपसे अनकंफर्टेबली आपसे इंटरेक्ट करने का कोशिश करता है, देन ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो डेफिनेटली एक क्राइम है। लेकिन कंफ्यूजन ये होता है जब वो ऑनलाइन होता है। तो अ गुड वे टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई एक एक्टिविटी क्राइम है या नहीं, वो ये है कि जब भी आप कंफ्यूज्ड हो कोई मैसेज या कोई इंटरेक्शन से, वो आप उनको थोड़ा फिजिकली ट्रांसलेट करके देखें। तो लॉ में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो साइबर क्राइम मानी जाती है, जो हमको पता भी नहीं होता है। इंटरनेट तो हमने ही यानी इंसानों ने बनाया है और उसमें आवाजें उसी समाज की है जिसमें हम बड़े हुए हैं। तो अगर समाज पेट्रियार्कल या पितृसत्तात्मक है, तो क्या इंटरनेट भी वैसा होगा? तो अगर हम आजकल बहुत ज्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट पर या मोबाइल फोन पर, तो अनफॉर्चुनेटली यही होगा कि अगर हमारी सोचने की तरीका में बहुत ज्यादा पैट्रियार्की या पितृसत्ता है, वो एक्सप्रेस्ड होगा इंटरनेट पर। जैसे औरतों की शरीर के ऊपर कमेंट करना, रेप थ्रेट्स, उनकी फोटो के साथ जो चाहते हैं जैसे, और उनका मतलब इसमें कुछ सहमति नहीं रहती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कंसेंट कभी भी लिया नहीं जाता है। द थर्ड आई पेश करता है निरंतर रेडियो स्टे होम कितना सुरक्षित पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में मैं माधुरी कोविड-19 पे नहीं पर लॉकडाउन के दरमियान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे और डिजिटल पहचान की वजह से बढ़ती हुई हिंसा पे बात करूंगी। मुंबई में स्थित पॉइंट ऑफ व्यू की विशाखा दत्ता और बेंगलोर में स्थित वन फ्यूचर कलेक्टिव की उतांशी अग्रवाल से। लोगों को इंटरनेट पर केवल जानकारी ही नहीं पर खुद की अलग पहचान बनाने की भी आज़ादी मिलती है। वहाँ पर वो अपना ओपिनियन यानी राय रख सकते हैं। मेरे जैसी कई लड़कियों और महिलाओं के लिए ये पितृसत्ता को जवाब देती हुई जगह है, जहाँ मैं खुद की मर्जी से कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, ढूंढ सकती हूँ, लिख सकती हूँ। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ हम कैसे संबंध रखते हैं? क्या उस पे भी पितृसत्ता प्रतिबंध लगा सकती है? विशाखा दत्ता मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू नामक संस्था से जुड़ी हैं, जो जेंडर और टेक्नोलॉजी के कनेक्शन पर काम करती है। विशाखा से सुनते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तकनीकी हिंसा कैसे पेश होती है। तो जैसे अगर लड़की अपनी एक कोई तस्वीर रखी जो बहुत खूबसूरत तस्वीर हो, या उसको खुद पसंद है, वो अपने आप के लिए रख रही है, तो फिर उसके फैमिली वाले उसको बोलेंगे कि क्यों तुम ये सोशल मीडिया पर डाले, क्या तुम लड़कों को अट्रैक्ट करना चाहते हो? लेकिन लड़के, उस फैमिली में अगर उसका कोई भाई है, उसको कुछ बोला नहीं जाएगा कि तुम अपना फोटो मत रखो सोशल मीडिया पर। सेम वे घरेलू हिंसा में हम देखते हैं कि
जमीनी स्तर पर भी होता है, और कभी कभी जैसे कोई हस्बैंड उसकी वाइफ को सिर्फ मतलब पीटता और मारता ये सब नहीं, लेकिन मोबाइल फोन द्वारा उसको ट्रैक करता है। जैसे तुम कौन कौन से साइट पर जा रहे हो, या तुम अगर निकले रास्ते पर तुम्हारे जीपीएस में मतलब क्या दिखा रहा है, तुम कहाँ गए हो, ये वो। तो ये भी एक नई तरीके का कंट्रोल एक्सर्ट करने का तरीका है, लेकिन थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, थ्रू मोबाइल फोन्स। इसलिए हम इसको भी तकनीकी हिंसा कहते हैं, घरेलू हिंसा, और दोनों ही जेंडर बेस्ड वायलेंस के भाग है। मतलब अब हिंसा का दायरा बढ़ चुका है। ये जमीनी स्तर पर ही नहीं हो रही, पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे या उसकी वजह से भी हो रही है। जैसे जमीनी स्तर पर हम अपनी एक पहचान बनाते हैं, ठीक वैसे ही हम डिजिटल सेल्फ यानी तकनीकी पहचान भी बनाते हैं, और इस पहचान पे भी हमारा कुछ हक है। तो हमारी जो सेल्फ है वो हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एक है जैसे मैं विशाखा मेरी मोबाइल फोन के सामने, मोबाइल फोन के साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ, राइट, उस पर टाइप कर रही हूँ या कुछ, या मेरे लैपटॉप पर। दूसरी हिस्सा ये है मेरा जो एक ट्रेस रहता है सोशल मीडिया पर, या फेसबुक या व्हाट्सएप, टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां मैं अपनी फोटो डालती हूँ या मेरे बारे में कुछ शेयर करती हूँ, वो भी मेरी जो डिजिटल सेल्फ है उसका एक भाग है। और तीसरा, और ये समझने में थोड़ा शायद मुश्किल होगा, ये है किस तरीके से हमारा जो फिजिकल शरीर है, जो जमीन पर हमारा शरीर है, उसको हमारा एक्शन द्वारा इंटरनेट पर डेटा बनाया जाता है। जब हम फेसबुक पर जाते हैं, हम क्या करते हैं, मैं शायद मेरी एक सहेली की फोटो पर लाइक डाल दिया, या किसी के पोस्ट पर कुछ कमेंट किया, ये सब, हाँ, कुछ शेयर किया। ये अगर मशीन के दृश्य से या दृष्टिकोण या नजर से देखा जाए, मशीन इस सब को डेटा मानती है, हाँ, और ये उसी तरीके से स्टोर करता है उसके डेटाबेस में, और उससे मेरी एक परिचय या मेरी एक आइडेंटिटी उस डेटाबेस से ही बन सकता है, जिससे मशीन को पता चले मैं कौन हूं, सिर्फ मेरी एक्शंस के द्वारा, कि विशाखा ने इस हिमालय की पोस्ट पर लाइक किया, इसका मतलब है कि विशाखा को मतलब पहाड़ों में शौक है। मेरी एक पहचान डेटा के द्वारा बन रही है, यानी मेरे लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स और मैं क्या शेयर करती हूँ, ये सब एक डिजिटल सेल्फ का हिस्सा है। क्या उस पहचान का भी उल्लंघन, अपमान और गलत तरह से यूज किया जा सकता है, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसग्रेशन कहते हैं? समझ लो, मैंने मेरा एक फोटो ऐसे ही डाला और किसी ने उस फोटो को लिया और उसको मॉर्फ करके उस फोटो को बदल दिया, या उस हद तक भी अगर हम नहीं पहुंचना चाहते हैं, किसी ने अगर मेरा फोटो लिया और मुझे पूछे बिना किसी दूसरे के साथ शेयर कर लिया, तो एक तरीके से ये तो मेरा सेल्फ को ही शेयर कर रहे हैं ना। तो ये एक ट्रांसग्रेशन है। और दूसरा एक ट्रांसग्रेशन है कि ये जो सेल्फ को मुझे पूछे बिना शेयर कर रहे हैं डिजिटली, ये सिर्फ इंसानों द्वारा या मेरी सहेली या कोई अनजान व्यक्ति द्वारा नहीं होता है, ये कंपनी द्वारा भी होता है। जैसे जब फेसबुक मेरा डेटा को लेके, और डेटा के बारे में हमने पहले अभी बात किया, शायद वो दूसरा एक कंपनी को ये डेटा बेच देता है, तो क्या मुझे कुछ हक नहीं है वहां कि मैं डिसाइड करूं मुझे ये आइडेंटिटी कैसे कंट्रोल करना चाहिए, मैं कैसा कंट्रोल करना चाहती हूँ, किसके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर कोई कंपनी लेना चाहता है मेरे आइडेंटिटी का एक हिस्सा, मेरा परमिशन जरूरी है। तो वो सिर्फ आपका एक्स, कॉलीग या बॉस ही नहीं, इंटरनेट पे होने वाली अपराध के दायरे में वो कंपनीज भी आती हैं, जिसके एप्स डाउनलोड करते हुए आप बेझिझक आई एक्सेप्ट क्लिक करते हो।
इसलिए इस नई रियलिटी में ये समझना जरूरी है कि मेरी डिजिटल पहचान के खिलाफ कई तरह के क्राइम यानी अपराध हो सकते हैं। साइबर क्राइम, जिसे तकनीकी हिंसा कहते हैं, जो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक के जरिए होती है, उसके दायरे में एक लड़की या महिला पे जो हिंसा होती है वो इंटरनेट बेस्ड जेंडर आधारित हिंसा है। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं इंटरनेट पर जहां औरतें, महिलाएं या युवतियां अपनी फोटोग्राफ, कुछ इंटरनेट फोटोग्राफ या कुछ बॉयफ्रेंड के साथ या फीमेल पार्टनर के साथ या किसी के साथ शेयर करते हैं। और इसमें सोच ये है कि ये सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जिसको दिया जाता है, जिसके साथ शेयर किया जाता है ये फोटो, वो उसको आगे शेयर करता है और फिर बहुत फैल जाता है। फिर उसका जो इम्पैक्ट होता है वो उस औरत पर ही होता है। वो इम्पैक्ट तो उस फोटो पर नहीं होता है और ना ही उस मोबाइल फोन पर। लेकिन जब हम इसको साइबर क्राइम कहते हैं ना, एक्चुअल जो क्राइम है अगेंस्ट द वुमन, वो मतलब इनविजिबल हो जाती है, वो हम देख नहीं पाते हैं और काफी एक कुछ डिस्टेंट जैसा लगता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये भी जेंडर बेस्ड वायलेंस की एक हिस्सा है, एक डिजिटल हिस्सा। प्राइवेसी शब्द लेकर काफी कंफ्यूजन होता है, नहीं? आजकल खास करके लॉकडाउन के बाद जब सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, हर एप्लीकेशन निजी जानकारी का एक्सेस मांगती है, तब इस पब्लिक प्लेटफॉर्म में प्रस्तुत प्राइवेसी क्या है? क्या हम अपने आप से कहने लग गए हैं कि एक बार चीजें पब्लिक डोमेन में है तो अब वो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है? उतांशी इस बात पे असहमति जताती है। उतांशी अग्रवाल बेंगलोर की वन फ्यूचर कलेक्टिव संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, जो जेंडर, मानसिक स्वास्थ्य और नारीवादी नेतृत्व पे काम करती है। लॉट ऑफ टाइम्स हमारे जो केसेस आते हैं वो ये कहते हैं कि लिसन, बट मुझे पता नहीं कि क्या मैं कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ क्योंकि मैंने मेरे फोटोज एक्चुअली पब्लिक में ही रिलीज किए थे। इन द सेंस, जब मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ तब मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि ऑब्वियसली कि जितने लोग देख सके उतने लोग देखें। बट लॉ में एक ऐसा प्रिंसिपल होता है कॉल्ड लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी, कि अगर मेरी चीजें पब्लिक में अवेलेबल हैं भी तो वो बस एक एथिकल, एक लीगल वे से ही यूज हो सके। एंड एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, माधुरी, इज अगर मैंने अपना फोन पब्लिक में छोड़ दिया, इट डजंट मीन कि कोई उसको चोरी करने का राइट रखता हो। अगर कोई वो फोन उठा के भाग जाता है, उसने स्टिल थेफ्ट किया है, उसने स्टिल वो फोन चोरी किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तूने मेरे हाथ से छीना या तूने कोई टेबल से उठाया, राइट? तो वो सेम लॉजिक अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो उसका मतलब ये होता है जस्ट बिकॉज मैंने ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली शेयर की है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन मॉर्फ की जा सकती है। एट द हार्ट ऑफ दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट। मैंने खुद के कंसेंट से मेरा फोटो पब्लिक किया, बट मैंने कभी भी तुमको ये कंसेंट नहीं दिया कि तुम वो फोटो मॉर्फ करके आगे शेयर करो या तुम वो फोटो कोई ऐसी वेबसाइट्स को दो जिसमें मैंने कभी भी हाँ नहीं बोला। तुम्हारे ट्विटर पे जो हेट कमेंट्स आ रहे हैं, तुम उनको वो रिपोर्ट करना चाहते हो, देन यू हैव टू फॉलो द कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑफ ट्विटर और इंस्टाग्राम। तब क्या हो जाता है, तुम्हारा और इंस्टाग्राम का एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो जाता है, इन द सेंस कि अगर इंस्टाग्राम तुम्हारा डेटा प्रोटेक्ट नहीं करता है या अगर इंस्टाग्राम तुम्हारा कंप्लेंट सीरियसली नहीं लेता है, देन यू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट इंस्टाग्राम, राइट? क्योंकि इंस्टाग्राम की ये ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो तुम्हारी प्राइवेसी या तुम्हारी कंसर्न्स को आंसर करे। ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तब क्या होता है? उतांशी बताती है कि लॉकडाउन पे इंटरनेट पे होने वाले अपराध की कैसी शिकायतें आई हैं और इस पर एक फेमिनिस्ट यानी नारीवादी नजर से उनकी फेम जस्टिस लीगल हेल्पलाइन पे वो क्या सुझाव देती हैं। अगर कोई मेरी आइडेंटिटी से कोई अकाउंट चला रहा है, किसी और को ये बोल के कि ये उतांशी की आइडेंटिटी है और ये उतांशी के द्वारा ये सोशल मीडिया हैंडल चालू किया जा रहा है, देन इन दैट केस दैट बिकम्स द क्राइम ऑफ फिशिंग। उसको बोलते हैं फिशिंग। तो एक तो वो है कि हमारे कॉलर्स के पास काफी अलग अलग नंबर से कॉल्स आ रहे हैं और काफी अजीब अजीब चीजें बोल रहे हैं वो लोग। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है तुम कहाँ रहती हो, हमें पता है तुम क्या काम करती हो, हमें पता है तुम कौन सा सोशल मीडिया हैंडल यूज करती हो। आपके जान पहचान वाले भी अनोनिमसली आपके साथ साइबर क्राइम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं भी डाली हो, ऐसा हो सकता है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में से ही किसी ने
जिसके पास मेरी इंफॉर्मेशन है उसी ने बस मेरे साथ बदमाशी करने की कोशिश की हो. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट हु द पर्सन इज, बिकॉज ऑनलाइन ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, खुद का नाम चेंज कर सकते हैं, खुद का अकाउंट चेंज कर सकते हैं, आप अनोनिमस अकाउंट कर सकते हैं. तो काफी बार लोग ये करते हैं जो ये साइबर क्राइम्स में इंडल्ज करते हैं, वो काफी बार ट्रू कॉलर पे भी अपना नाम चेंज कर लेते हैं. जनरली वो लोग अपना नाम बहुत वेग कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ABC वीडियो या XXX वीडियो, ऐसे अजीब अजीब नामों से अगर आपके पास कॉल आता है तो देन यू हैव टू बी अवेयर कि ये कॉल इज नॉट लेजिटिमेट. और ये कॉल अगर तुम्हारे पास बार बार आ रहा है तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ब्लॉक इट, एंड ऑल्सो टू ऐसा कोई उसका एविडेंस रखना कि अगर उनका कॉल आता है तो आपके पास वो कॉल रिकॉर्ड्स है, या कॉल की रिकॉर्डिंग आपके पास है, या कोई मैसेज कर रहा है तो उसकी स्क्रीनशॉट्स है, एक्सेट्रा. Enabling two-step verification on Facebook, on Gmail, on Instagram. सब में अगर आपके पास 2-step verification है तो कोई भी आपके अकाउंट के अंदर खुद से साइन नहीं कर सकते हैं विदाउट योर कंसेंट. आपके फोन पे डायरेक्टली एक SMS आएगा या जो भी एक नंबर आएगा, और वो डाले बिना आप साइन इन नहीं कर सकते हैं. ये सब थोड़े स्टेप्स है जो आप खुद से कर सकते हैं ताकि ऐसे क्राइम्स और नहीं हो. तकनीकी हिंसा से बचाव करने की जिम्मेदारी 3 जगह से होनी चाहिए. एक ये कि हम अपने आप खुद से क्या कर सकते हैं, दूसरा कि कानून में क्या बदलाव आ सकता है, और तीसरा कि ऐप और वेबसाइट्स चलाने वाली कंपनी क्या कर सकती है. विशाखा इस पब्लिक, प्राइवेट और कॉर्पोरेट की रासलीला को हैंडल करने के लिए कुछ सुझाव देती है. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाओ. हर एक फेसबुक का पासवर्ड और व्हाट्सएप का पासवर्ड और इंस्टाग्राम या टिकटॉक या लाइकी या अलग अलग पासवर्ड रखो हर साइट के लिए, ताकि किसी के हाथ में भी अगर आपका पासवर्ड आ जाए वो सिर्फ एक ही साइट पर जा सकेगा, आपका सब सोशल मीडिया हैंडल्स में नहीं आ सकेगा. The second thing is आप पासवर्ड प्लीज शेयर मत करो. रिलेशनशिप्स में या रोमांस में, या तो लड़का कहती है लड़की को कि तुम मुझे अगर प्यार करते हो तो तुम मुझे तुम्हारा अपना पासवर्ड दे दोगे, लेकिन ये क्या ये एक्चुअली प्यार करने का कोई प्रूफ है? ये काफी डेंजरस है. तीसरा है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हमारे मोबाइल फोन में भी कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स है, जैसे लोकेशन. हम अपनी लोकेशन की सेटिंग अगर बंद करके रखे तो फिर ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है. ऐसे कुछ सिंपल स्टेप्स है. कानून के और एक भाग है और वो है जिसको हम सिविल लॉज कहते हैं. जैसे घरेलू हिंसा के खिलाफ एक नया कानून आया था, शायद 10 या 20 साल हो गए. उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और वो एक सिविल रेमेडी है. इस तरीके से क्या हम सिविल लॉज भी इंटरनेट पर ला सकते हैं तकनीकी हिंसा के साथ, मतलब टू डील विथ जेंडर बेस्ड वायलेंस. और एक प्रश्न ये है कि जिस वेबसाइट पर हम जाते हैं या जिस प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, एक्सेट्रा, व्हाट्सएप, उनकी जिम्मेदारी क्या है? एक तरीके से अगर हम देखा जाए, इसको हम पब्लिक स्पेस कह सकते हैं या सार्वजनिक जगह, लेकिन इस जगह की ओनरशिप प्राइवेट हैंड्स में है. हाँ, ये कंपनी इस जगह को ओन करती है और चलाती है. जब हम मॉल के अंदर जाते हैं तो अगर वहां हमें कुछ हिंसा हुई तो हम मॉल के जो ओनर है या दुकानदार जो है उनके साथ जरूर बात करेंगे और बोलेंगे कि देखिए आपके दुकान में हमारी साथ ये बेइज्जती हुई या ये हिंसा हुई या कुछ, आप कुछ इसकी जिम्मेदारी लीजिए, आप कुछ कीजिए. ठीक इसी तरह फेसबुक और व्हाट्सएप ये भी दुकान है एक तरीके का. तो हम उनके दुकान में जा रहे हैं तो हमें उनसे बोलना है कि देखिए आपके दुकान में हमारी साथ ये हिंसा हो रही है, आपको तो जिम्मेदारी लेना ही है. आपको तो ये दुकान ऐसा बनाना है कि कोई भी औरत इसमें जा सके या कोई भी ट्रांस पर्सन, और हमें इतनी बेइज्जती ना हो, हमें मतलब इनसिक्योर या अनसेफ होने का फीलिंग्स ना हो. गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल चलाया जाता है,
जहां साइबर क्राइम के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। साइबर क्राइम के लिए नेशनल हेल्पलाइन नंबर 155260 भी चालू किया गया है। लेकिन अगर आपको इंटरनेट बेस्ड हिंसा को रिपोर्ट कराना है तो वो कैसे करें? उतांशी मदद करती है इस प्रोसेस को समझने के लिए। साइबर क्राइम्स का एक अलग सेल होता है हर सिटी या हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे आप जाके उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स डिपेंड करता है आपकी स्टेट के ऊपर, आपकी स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन पोर्टल में साइन इन करेंगे तो यू कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑन दैट ऑनलाइन पोर्टल। तो अगर आपके स्टेट में अगर ऑनलाइन पोर्टल नहीं भी है, देयर इज अ नेशनल साइबर क्राइम ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे आप साइन इन करके अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसमें भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो है नॉर्मल साइबर क्राइम्स जो हो गया थिंग्स लाइक हैकिंग एंड जनरल डेटा ब्रीच, प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, वो एक तरह का हो गया। बट द सेकंड टाइप ऑफ क्राइम विच इज वेरी सेक्सुअल इन नेचर, which is gendered in nature, उसके लिए एक अलग कैटेगरी है, बोलते हैं साइबर क्राइम्स अगेंस्ट women and children alone। तो वो एक अलग कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट्स है, और जब भी आपको कंप्लेंट्स फाइल करनी हो तो आप वो लिंक पे क्लिक करके आपका कंप्लेंट या तो आप अनोनिमसली कर सकते हैं बिना आपके नाम बताए, या आप आपका नाम और इन्फॉर्मेशन देके भी फाइल कर सकते हैं। तो उसकी जो वैलिडिटी है या उसकी जो एफिशिएंसी है वो अभी भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि काफी लोग ये या तो जानते नहीं हैं या यूज नहीं करते हैं। एंड तो उस हिसाब से इसकी एफिशिएंसी क्वेश्चनेबल है, बट अदरवाइज ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम ऑनलाइन भी कंप्लेंट फाइल कर सकें। ये सब सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं माधुरी सिर्फ जमीनी स्तर पर एक पहचान नहीं हूँ, पर डिजिटल पहचान भी हूँ, जहाँ मैं अपने व्यूज रखती हूँ, जहाँ मैं काम करती हूँ, जहाँ से मैं सर्विसेज यानी सुविधाओं का उपयोग भी करती हूँ। तो जिस तरह जमीनी स्तर पर मेरी सुरक्षा जरूरी है, उसी तरह इंटरनेट पे भी मेरी पहचान की सुरक्षा हो, ये जरूरी है। मेरे कुछ पॉलिटिकल विचार पे जब लोग मुझे बलात्कार की थ्रेट देते हैं या गंदे नामों से बुलाते हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है। वो जेंडर आधारित हिंसा का तकनीकी रूप है, जो इन पर्सन यानी जमीनी स्तर पर होने वाली हिंसा जितना ही गंभीर है। जब विशाखा ने कहा कि साइबर अपराध केवल वो अपराध नहीं है जो स्क्रीन पर हो रहा है, पर वो भी है जहाँ लड़कियों और महिलाओं पर रोक टोक लगाई जाती है कि उन्हें कितना इंटरनेट यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, तब मुझे महसूस हुआ कि इसे इंटरनेट बेस्ड जेंडर आधारित हिंसा के दायरे में समझना बहुत जरूरी है। जब मैंने उतांशी से सरकारी साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में सुना, तब मुझे पता चला कि मुझे ऑनलाइन मिलने वाली धमकियां या मेरा अकाउंट हैक हो जाना, इन सब की एक कानूनी शिकायत की जा सकती है। निरंतर ट्रस्ट ने हमेशा दलित, आदिवासी और हास्यकृत लड़कियां, औरतों और समूह के संघर्षों को बुलंद किया है। आज की ये बातचीत भी उसी संवाद को आगे बढ़ाने की एक कोशिश थी। अगली बार जेंडर आधारित हिंसा का एक और पहलू देखते हुए बात करेंगे कुछ और लोगों से और संस्थाओं से। स्टे होम कितना सुरक्षित पॉडकास्ट पे।